नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जार में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और ये पता चलेगा कि पावर कैसे हासिल करें, पावरफुल कैसे बने। चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, हम इंसान एक निरंतर चलने वाले खेल में पैदा हुए हैं, सत्ता का खेल, द गेम ऑफ पावर। खेल इतिहास की शुरुआत से ही चल रहा है और जाने अनजाने हम में से हर कोई खिलाड़ी है। कभी कभी खेल खूनी और प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अधिकतर यह अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म और शैडोज में खेला जाता है। सवाल यह है कि क्या आप नियम जानते हैं और क्या आप जीतने के लिए खेल रहे हैं। कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करना चुनते हैं, यह सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि सत्ता का खेल एक ऐसी चीज है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं, या वे विरोध कर सकते हैं कि खेल दुष्ट और असामाजिक और कम नैतिक लोग खेलते हैं। जो लोग इस खेल को अपनाते हैं वे इन खिलाड़ियों पर आसानी से हावी हो जाते हैं। अन्य जैसे कि खेल के मैदान में दबंग गुंडों और करिश्माई बिजनेस टाइटन्स स्वाभाविक रूप से निपुण प्रतीत होते हैं, बिना कोशिश किए भी हावी हो जाते हैं। लेकिन खेल उनके पक्ष में नहीं है। उनके कौशल का कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और उसमें महारत हासिल कर सकता है, जो खेल का अध्ययन करता है और इसे अच्छी तरह से खेलता है। शक्ति के 48 नियम। रॉबर्ट ग्रीन ने दुनिया भर में सभ्यताओं के ऐतिहासिक उदाहरणों का उपयोग करते हुए 3000 साल के इतिहास का चित्रण करते हुए खेलों के नियम को रेखांकित किया है। वह मास्टर मैनिपुलेटर से सबक सिखाता है, जो आपको सिखाएगा कि अपने विरोधियों को कैसे मात दें और एक मास्टर खिलाड़ी, आधुनिक मैकियावेली कैसे बने। इस वीडियो में हम आपको पुस्तक के 48 कानूनों में से 12 को सिलेक्ट करके शक्ति की एक झलक देंगे। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कैसे एक नौसिखिया की गलती आपको बड़ी जीत दिलाने में मदद कर सकती है, क्यों एक वित्त मंत्री को अपने राजा के लिए एक शानदार पार्टी तैयार करने के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया, और कैसे कभी कभी लड़ाई जीतने का आपका सबसे अच्छा मौका आत्मसमर्पण करना होता है। तो खेल का पहला नियम, डोंट आउट डू द मास्टर। गुरु से आगे मत बढ़ो। क्या आपने कभी अपने बॉस को प्रभावित करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी कोशिशें आप पर ही उल्टी पड़ गई? ठीक है, हो सकता है कि आपने गलती से सत्ता के खेल के पहले नियम का उल्लंघन कर दिया हो, जो कि ग्रीन के शब्दों में अपने मालिक से कभी भी आगे नहीं निकलने का है। नेवर आउटशाइन द मास्टर। शक्ति का पहला नियम यह निर्देश देता है कि हमें अपने वरिष्ठों, उन लोगों के सामने विनम्र दिखना चाहिए जिनके पास हमसे ज्यादा शक्ति है। आखिरकार शक्तिशाली लोग ध्यान का केंद्र बनना चाहते हैं। उन्हें इम्प्रेस करने की बहुत अधिक कोशिश करने से ध्यान उनकी ओर से हटकर आप पर आ सकता है, जिससे इस प्रक्रिया में उनके गौरव, प्राइड को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि उनसे बेहतर व्यवहार करना एक ऐसा कदम जो आपके बॉस को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप उनकी स्थिति के लिए खतरा हैं। यदि ऐसा होता है तो वे संभवतः आपको आपके पद से पूरी तरह हटाने का प्रयास करेंगे। फ्रांस के राजा लुई 14 और राजा के वित्त मंत्री निकोलस फौकेट के बीच के संबंध को लीजिए। एक चतुर, वफादार सलाहकार फौकेट इम्पोर्टेंट बन गया था, लेकिन इससे मौजूदा मंत्री की मृत्यु होने पर उन्हें प्रधानमंत्री पद की गारंटी नहीं मिली। आइए जानते हैं क्या हुआ था। राजा का पक्ष पाने के लिए फौकेट ने राजा को यह दिखाने के लिए कि वह कितना अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, प्रभावशाली है,
अपने असाधारण रूप से सुसज्जित महल में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया उसने, फॉकेट ने। अगले दिन राजा के आदेश से फॉकेट को गिरफ्तार कर लिया गया। लुई 14 को निराशा महसूस हुई और उसने मंत्री पर इतनी बेशुमार दौलत इकट्ठा करने के लिए चोरी करने का आरोप लगाया। आरोप की सत्यता मुद्दे से परे थी। फॉकेट ने अपने शेष दिन जेल की कोठरी में गुजारे। तो अब आप जानते हैं, अपव्यय के कार्य और व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रदर्शन आपके बॉस को प्रभावित नहीं कर सकता, बिल्कुल ही विपरीत। तो यह अनुग्रह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक बेहतर रणनीति यह है कि प्रभारी व्यक्ति को हमेशा दूसरों से बेहतर दिखाया जाए, जिसमें आप भी शामिल हैं। मतलब अपने आप से भी बेहतर दिखाइए अपने बॉस को। उदाहरण के तौर पर गैलीलियो गैलीली को लें। उन्हें अपने शोध के लिए फंडिंग की सख्त जरूरत थी और उन्होंने इसे पाने का एक अनोखा तरीका खोजा। उन्होंने धन के लिए विभिन्न संरक्षकों से भीख मांगते हुए कई साल बिताए थे, लेकिन आमतौर पर उन्हें आवश्यक नकदी के बजाय उपहार मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे। इसलिए उन्होंने एक परिवार मेडिसस पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जब 1610 में उन्होंने जुपिटर के 4 चंद्रमाओं की खोज की, कुछ ही समय पहले कोसिमो सेकेंड डी मेडिसिस ने जुपिटर को मेडिसी राजवंश के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था। जब गैलीलियो ने जुपिटर के 4 चंद्रमाओं की खोज की, तो उन्होंने अपनी खोज को कोसिमो सेकेंड डी मेडिसी के सिंहासन रोहण से जोड़ा और इसे एक लौकिक घटना घोषित किया, जिसने परिवार के प्रभुत्व की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 4 चंद्रमा कोसिमो द्वितीय और उनके 3 भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बृहस्पति यानी जुपिटर स्वयं 4 मेडिसी भाइयों के पिता कोसिमो प्रथम का प्रतिनिधित्व करता है। इससे उनके संरक्षक के अहंकार को गुदगुदी हुई, जिन्होंने इस खोज की व्याख्या परिवार की महानता की पुष्टि करने वाले एक स्वर्गीय शगुन के रूप में की। मेडिसी परिवार को गौरवशाली दिखाकर उनके नाम को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर गैलीलियो ने खुद को कोसिमो सेकंड के आधिकारिक दार्शनिक और गणितज्ञ के रूप में एक वेतनभोगी पद सुरक्षित कर लिया। उन्हें फिर कभी फंडिंग के लिए भीख मांगनी ही नहीं पड़ी। लॉज ऑफ पावर का दूसरा नियम, दूसरे लोगों के काम का श्रेय लें और अपने काम की सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्या आप कभी भी कुछ चतुर अंशों की चोरी करके किसी अन्य व्यक्ति के काम के कुछ हिस्सों को अपना दावा करने पर विचार करेंगे? क्या आपने कभी गणित की परीक्षा के दौरान किसी सहपाठी से चालाकी से उत्तर चुराए हैं? हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो या शायद आपने नहीं किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सत्ता हासिल करने का मतलब अक्सर दूसरों के काम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई दूसरा आपके लिए काम कर सकता है, तो उन चीजों को करने में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? क्या आप जानते हैं कि सर्बियाई वैज्ञानिक निकोला टेस्ला प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एडिसन के लिए काम करते थे, और वह वास्तव में टेस्ला ही था जिसने एडिसन के प्राचीन डिजाइन में सुधार करके एडिसन के प्रसिद्ध डायनामो के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खोज को करने के लिए टेस्ला ने पूरे 1 साल तक बहुत ही कड़ी परिश्रम किया, अक्सर प्रयोगशाला में 18 घंटे बिताए। लेकिन आज डायनामो का श्रेय एडिसन को दिया जाता है। थोड़ा बदलाव आया है। जरा सोचिए कि कितने कम राजनेता अपने भाषण स्वयं लिखते हैं, कैसे प्रसिद्ध उपन्यासकार अन्य लेखकों से उधार लेते हैं। लेकिन दूसरों द्वारा किए गए काम का लाभ उठाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसका श्रेय भी लेना होगा। एडिसन और उनकी कंपनी ने डायनामो पर टेस्ला के काम का पूरा श्रेय लिया।
एडिसन ने अपने मुनाफे का 1% भी टेस्ला के साथ साझा नहीं किया, भले ही एडिसन ने टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था। इसलिए टेस्ला के अनुभव को ध्यान में रखते हुए याद रखें कि किसी आविष्कार या किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए दिया गया श्रेय उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वयं आविष्कार। यदि आप श्रेय का दावा नहीं करते हैं तो कोई और इसमें कूद पड़ेगा, आपका विचार चुरा लेगा और इसके साथ आने वाली सारी प्रशंसा ले लेगा। पावर का तीसरा नियम, लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम, किसी पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ है उन्हें जानना और उनके मित्र के रूप में प्रस्तुत करना अपने आप को। हो सकता है कि आपने पहले भी इस समस्या का सामना किया हो। आप प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रतिस्पर्धियों का रणनीतियों का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हो सकते। आप इससे कैसे बच सकते हैं? खैर, सत्ता हासिल करने का एक और तरकीब उन लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना है जिन्हें आप नियंत्रित करना चाहते हैं, और किसी से कुछ पाने के लिए आपको उनके बारे में जानना जरूरी है। आखिरकार किसी व्यक्ति की योजनाओं, कमजोरियों और इच्छाओं को जानने में से आप दोनों का उनका पक्ष जीतने और उनके कार्यों का मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी। आप दोनों को। आर्ट डीलर जोसेफ डुविन को ही ले लें, जिन्होंने 1920 में उद्योगपति एंड्रयू मेलन को एक ग्राहक के रूप में जीतने का संकल्प लिया था। लेकिन मेलन आसानी से आश्वस्त नहीं थे, इसलिए डुविन ने अपने नियोक्ता के बारे में गुप्त जानकारी देने के लिए मेलन के कर्मचारी को रिश्वत देने का फैसला लिया। जब मेलन ने लंदन की यात्रा की तो डुविन ने उसका अनुसरण करना सुनिश्चित किया। संभवतः संयोग से डुविन उसी आर्ट गैलरी में पहुंचे जहां मेलन जा रहे थे। उन्होंने उनसे एक जीवंत बातचीत की। चूंकि डुविन को इस बारे में बहुत कुछ पता था कि मेलन को क्या पसंद है, इसलिए उसने उसे यह विश्वास दिलाकर आसानी से अपना पक्ष प्राप्त कर लिया कि अन्य चीजों के अलावा कला में उनका साझा स्वाद सम्मान है। परिणाम स्वरूप मुठभेड़ खुशी के साथ समाप्त हुई और मेलन जल्द ही डुविन का सबसे अच्छा ग्राहक बन गया। तो आप डुविन की चाल को कैसे दूर कर सकते हैं? आप मुखबिरों को नियुक्त कर सकते हैं, या इससे भी बेहतर किसी व्यक्ति के मित्र के रूप में प्रस्तुत करके स्वयं जासूस के रूप में कार्य कर सकते हैं, जबकि अधिकांश लोग भाड़े के जासूसों को चुनते हैं। यह रणनीति जोखिम भरी है। आखिरकार आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपके जासूस आपके प्रति ईमानदार हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जानकारी सटीक है, जासूसी स्वयं करना सबसे अच्छा है। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आमतौर पर लोग अजनबियों के साथ निजी जानकारी साझा करने में झिझकते हैं। हालांकि जब वे किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में होते हैं जिसे वे अपना मित्र मानते हैं, तो वे उतने गुप्त नहीं होते, जिससे एक साथी के रूप में खुद को प्रस्तुत करना एक अत्यधिक प्रभावी रणनीति बन जाती है। सत्ता के नियम का चौथा लॉ, एक्ट अनप्रिडिक्टेबली टू कंफ्यूज द कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा को भ्रमित करने के लिए अप्रत्याशित ढंग से कार्य करें। आप शायद जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों को अचानक बदलाव पसंद नहीं आते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए अप्रत्याशितता यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। अप्रत्याशित ढंग से कार्य करने से आपकी प्रतिस्पर्धा अनबैलेंस्ड हो सकती है। प्रतिस्पर्धी परिदृश्यों में आपके प्रतिद्वंदी संभवतः आपकी आदतों और निर्णय लेने की निगरानी करके आपका पता लगाने की कड़ी कोशिश करेंगे, और वे आपके खिलाफ इस जानकारी का उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। इस स्थिति में आपका सबसे अच्छा कदम गलत तरीके से कार्य करना है। अप्रत्याशित होने से आप अपने विरोधियों द्वारा समझे जाने से बचेंगे, जो उन्हें डराएगा और हतोत्साहित करेगा। बॉबी फिशर
और रूसी चैंपियन बोरिस स्पासकी के बीच 1972 के प्रसिद्ध शतरंज मैच को लें। फिशर को पता था कि स्पासकी की तकनीक अपने प्रतिद्वंदी की दिनचर्या और पूर्वानुमान को लक्षित करने के लिए थी, और फिशर ने यथासंभव अप्रत्याशित रूप से खेलकर इस जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। यहाँ तक कि मैच से पहले के दिनों में भी फिशर ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह रेकजैविक में पहुंचेगा या नहीं, जहां दोनों को खेलना था, और जब वहां पहुंचा तो उसकी अनुपस्थिति के कारण मैच रद्द होने के कुछ क्षण तक सस्पेंस बना रहा कि मैच होगा या नहीं होगा। इस स्टंट के बाद फिशर ने कमरे में रोशनी से लेकर कुर्सियों और शोर तक हर चीज के बारे में शिकायत की। जब उन्होंने अंततः पहला मैच शुरू किया तो फिशर ने हार मानने से पहले लापरवाही भरी गलतियां की। यह एक अजीब कदम था क्योंकि वह अपनी दृढ़ता के लिए जाना जाता था। स्पासकी यह नहीं बता सका कि वह वास्तव में गलतियां कर रहा था या सिर्फ झांसा दे रहा था। इस बिंदु पर फिशर के पास स्पासकी वहीं था जहां वह चाहता था। जब आपका प्रतिस्पर्धी पर्याप्त रूप से भ्रमित होता है तो आप जीतने के लिए एकदम सही स्थिति में होते हैं। पता है क्यों? ऐसी चीजें करने से आपके प्रतिद्वंदी भ्रमित हो जाते हैं। इससे वह आपके व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे और उससे काम से विचलित कर देगा, जिससे आपको हमला करने का मौका मिलेगा। इसलिए शतरंज के 2 गेम के बाद फिशर ने साहसिक चालों के साथ गेम दर गेम जीतना शुरू कर दिया। स्पासकी ने स्वीकार कर लिया और फिशर को विश्व चैंपियन नामित किया गया। सत्ता का 5वां नियम। एक मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने आत्मसमर्पण करने से आपको बाद में ताकत हासिल करने में मदद मिलेगी। क्या आपने कभी किसी प्रतिद्वंदी से यह जानते हुए मुकाबला किया है कि आप कभी नहीं जीत पाएंगे? हालांकि लोगों के लिए सभी बाधाओं के बावजूद गौरव के लिए लड़ना आम बात है, लेकिन यह सत्ता तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। तो अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना होने पर आपको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है आपको गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यह एक अजीब रणनीति लग सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सहज रूप से अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। लेकिन जब कोई प्रतिस्पर्धी आक्रामकता के साथ काम करता है तो वह आपसे उसी तरह प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा करेगा। ऐसे मामलों में जहां आप जानते हैं कि प्रतियोगिता में आप हार सकते हैं, आपका सबसे अच्छा कदम है आत्मसमर्पण करना। क्यों? यदि आप हार मान लेते हैं या कम से कम अपने दुश्मन को समझा देते हैं कि आपने ऐसा किया है, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि आपका प्रतिद्वंदी यह सोचकर कि वह जीत गया है, वह अपने बचाव करना भी छोड़ देगा। जब वह ऐसा करेगा तो आपके पास अपनी ताकत दोबारा हासिल करने और अपने अगले कदम की योजना बनाने का सुनहरा अवसर होगा। क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विचारों के लेखक बर्टोल्ट ब्रेख्त का मामला देखिए, जो 1941 में यूरोप के निर्वासित अन्य बुद्धिजीवियों में शामिल होने के लिए अमेरिका में आए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेख्त और उनके साथियों को अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष बुलाया गया, जो हॉलीवुड में कथित कम्युनिस्ट घुसपैठ की जांच कर रही थी। जबकि उनके साथी कट्टरपंथियों ने हंगामा किया और चिल्लाकर और असहयोग करके कांग्रेस के अधिकार को चुनौती दी, ब्रेख्त शांत थे और उनसे पूछे गए सवालों का विनम्रता से जवाब दिया। उनके अच्छे व्यवहार के कारण ब्रेख्त को सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया, जिसने उन्हें उनकी आवर्जन यानी इमिग्रेशन प्रक्रिया में मदद करने की भी पेशकश की। अंत में उनका प्रस्ताव अप्रासंगिक था क्योंकि उन्होंने देश छोड़ दिया और अपनी दृढ़ कम्युनिस्ट मान्यताओं के बारे में लिखना जारी रखा। और उनके जो जिद्दी दोस्त थे उनका क्या हुआ?
उन्हें काली सूची में डाल दिया गया। वे वर्षों तक प्रकाशित नहीं हो सके, कुछ भी नहीं लिख पाए। इसलिए जैसा ब्रेख्त ने किया वैसा ही करें। समर्पण को आत्मसशक्तिकरण का एक उपकरण बनाएं। अल्पकालिक गौरव के क्षण के लिए बड़े बलिदान करने के बजाय दीर्घकालिक ताकत का निर्माण करें। सत्ता का लॉ नंबर 6। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ एक वरिष्ठ सुपेरियर की तरह व्यवहार किया जाए तो आपको एक सुपेरियर की तरह व्यवहार करना होगा। क्या आप किसी अन्य की तुलना में सीढ़ी पर ऊपर हैं? यदि हाँ, तो भूमिका निभाना आवश्यक है। जब तक कि निश्चित रूप से आप उनके बराबर के रूप में देखा जाना पसंद नहीं करते, लेकिन चेतावनी का एक शब्द, एक वरिष्ठ पद पर रहते हुए ऐसा व्यवहार करना जैसे कि आप दूसरों के बराबर हैं, केवल अवमानना को प्रेरित करेगा। 1830 और 1840 के दशक के दौरान फ्रांस के राजा लुई फिलिप को ले लीजिए। उसने शाही समारोहों और सिंहासन से जुड़े सभी प्रतीकों का तिरस्कार किया। अपने पद के लिए आवश्यक और औपचारिकताओं की अवहेलना में वह भूरे रंग की टोपी पहनने और अपने मुकुट और राजदंड के स्थान पर छाता रखने के लिए बदनाम थे। उन्होंने राजघरानों की संगति भी नहीं की, इसके बजाय ज़्यादातर बैंकरों से दोस्ती की। लेकिन राजा के व्यवहार से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही अमीर और गरीब दोनों उससे नफरत करने लगे। अमीर लोगों ने असंभावित राजा को नापसंद किया, जबकि गरीबों ने ऐसे राजा को नापसंद किया जो निम्न वर्गों की तरफ व्यवहार करता था, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसके बैंकर मित्रों ने भी जब पाया कि वह बिना डांटे उसका अपमान कर सकते हैं, तो वे उसके प्रति क्रोधित हो गए। यह सारी नफरत तब तक बढ़ती रही जब तक लोग उसके खिलाफ नहीं उठे खड़े हुए और सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। सामान्य तौर पर लोग अपने समकक्षों की तरह व्यवहार करने वाले उच्च अधिकारियों पर संदेह करते हैं। ऐसा करने से दूसरों को लगता है कि आप बेईमान हैं, क्योंकि वे मान लें कि आपके विनम्र तरीके आपके विशेषाधिकारों को धूमिल करने की एक धूर्त चाल है। तो इससे बेहतर युक्ति क्या है? इसके बजाय आपको लोगों को आपके साथ शाही परिवार जैसा व्यवहार करने के लिए ताज की रणनीति का उपयोग करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप मानते हैं कि आप दूसरों से ऊपर हैं, तो उसके अनुसार कार्य करते रहें। तो अन्य लोग भी यह मानने लगेंगे कि आप श्रेष्ठ हैं। वे मान लेंगे कि आपके इस तरह से कार्य करने का अच्छा कारण है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने राज परिवार की तरफ व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग उसे उसी रूप में देखते थे। वास्तव में वह स्पेनिश शाही परिवार के साथ उनका आत्मविश्वासपूर्ण मेलजोल था, जिसने अंततः स्पेनिश सिंहासन की उनकी यात्राओं को फाइनेंस करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता का नियम नंबर 7। दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए दबाव की तुलना में प्रलोभन बेहतर काम करता है। स्वयं को प्राचीन चीनी राज्य सू के प्रमुख रणनीतिकार चुको लियांग के रूप में इमेजिन करें। मान लीजिए कि आप चुको लियांग हैं और आप चीनी राजा सू के प्रमुख रणनीतिकार हैं। राजा अपने मेंदुओं द्वारा अभी अभी दक्षिण से चीन पर युद्ध की घोषणा की गई है। उसे रोकना है और देश को बचाना आप पर निर्भर करता है। मेंदुओं का अटैक होने वाला है चाइना पे। लेकिन यह सीखने से पहले कि आपको क्या करना चाहिए, यह जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, बल और दमनात्मक रणनीति का उपयोग करना कभी भी बुद्धिमानी नहीं है, भले ही वे सबसे आसान विकल्प हों। यदि आप अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं तो लोग गुप्त रूप से आपसे नाराज होंगे, क्योंकि ताकत प्रतिरोध को जन्म देती है। लियांग को यह पता था। उसने हमला नहीं किया, भले ही उसने शायद हमलावर सेना को हरा दिया होता। हालांकि अगर ऐसा होता तो मेंदुओ चीन और लियांग दोनों से नाराज हो जाते और देश को लगातार अपनी रक्षा करनी पड़ती। इससे इसमें शामिल सभी लोग थक गए होते और बेमोह पैदा हो गया होता।
प्रलोभन एक बेहतर रणनीति है। लोग अपनी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। उनकी भावनाओं से खेलकर आप उनसे वह करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। उनकी अपनी इच्छा से वे लोग खुद करेंगे। आप अपनी प्रतिद्वंदी को धमकाकर ऐसा कर सकते हैं ताकि उन्हें दर्द की उम्मीद हो और फिर अचानक उनके साथ दयालु व्यवहार करें। जब मेंदियो ने चीन पर हमला किया तो लियांग ने उसे और उसकी पूरी सेना को पकड़ लिया। मेंदुओ अपने सैनिकों से अलग हो गया था। उसे सबसे खराब व्यवहार की उम्मीद थी, लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उस उसके जो है स्वादिष्ट भोजन और शराब की पेशकश की गई। जबकि लियांग ने अपने दुश्मन के सैनिकों को रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि वह मेंदुओं को तभी जाने देंगे जब दुश्मन राजा ने वादा किया कि अगर उसे फिर कभी पकड़ा गया तो वह चीनी राजा के सामने झुक जाएगा। और जब लियांग ने मेंदुओं को कई बार पकड़ा और उसने हमेशा उसे जाने दिया, फिर 7वें कब्जे पर मेंदुओ लियांग के पैरों पर गिर गया और खुद को अपने राज्य को आत्मसमर्पण कर दिया। भले ही लियांग मेंदुओ को मार सकता था, यह तथ्य उसके दुश्मन को अच्छी तरह से पता थी। उसने उसे कई मौके दिए और हर बार उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप मेंदुओ चीनी राजा के प्रति अधिक आभारी और ऋणी हो गया, जब तक कि उसने अंततः अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। सत्ता की तलाश में अपने दोस्तों से बचें और दुश्मनों के साथ सहयोग करें। यह है सत्ता का 8वां नियम। जब आप अपने आप को एक पेचीदा पेशेवर स्थिति में पाते हैं, तो अपने दोस्तों को भर्ती करने की इच्छा होना स्वाभाविक है। आखिरकार एक सहयोगी मित्र से बेहतर व्यावसायिक कठिनाई के दर्द को कम करने वाला कौन हो सकता है। आप अपने दोस्तों पर भरोसा करना एक बड़ी गलती है। कारण सरल है, आपके मित्र आपसे अपनी तुलना करने की अधिक संभावना रखते हैं और इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उससे ईर्ष्या करते हैं। इसलिए सबसे अच्छी समझदारी भरी कदम है आप और उनके बीच दूरियां पैदा करें। चीनी सम्राटों को उनकी निकटतम मित्रों द्वारा नियमित रूप से हत्या की जाती थी, जिनमें से कई को उन्होंने सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। इस विश्वासघाती क्षमता से अवगत होकर सम्राट सुंग ने एक अलग कदम उठाया। 959 ईस्वी में उसने चतुराई से अपने सेनापतियों, अपने सभी दोस्तों को एक भोज पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचकर उसने उन्हें संपदा, धन की पेशकश की, जिससे वे सभी महलों में चले गए। परिणाम स्वरूप सुंग ने अगले 16 वर्षों तक शासन किया, एक उपलब्धि जो उस समय अनसुनी थी। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को दूर कर देंगे तो आप किसके साथ काम करेंगे? यह अजीब लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छा विचार अपने दुश्मनों के साथ सहयोग करना है, जिससे आपका प्रभाव व्यापक होगा। 1807 में फ्रांस के विदेश मंत्री टेलीरैंड को एहसास हुआ कि नेपोलियन साम्राज्य पर अपना प्रभाव खो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए टेलीरैंड ने उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, लेकिन इतनी खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए उसे एक गंभीर साथी की जरूरत थी। अंत में उन्हें अप्रत्याशित रूप से गुप्त पुलिस के प्रमुख जोसेफ फाउचे में एक आदर्श व्यक्ति मिला, जो लंबे समय से टेलीरैंड का राजनीति विरोधी और नेपोलियन के पक्ष में प्राथमिकी प्रतिद्वंदी था। फिर भी सहयोग काम आया, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का मानना था कि नेपोलियन नीचे जा रहा था और फ्रांस को एक नए नेता की आवश्यकता थी। इसलिए जबकि टेलीरैंड ने रूस के साथ नेपोलियन के राजनयिक कार्य को कमजोर कर दिया, फाउचे ने सम्राट की स्थिति को और कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के साथ काम किया। अंततः नेपोलियन को उखाड़ फेंका गया। जबकि फाउचे ने अपना प्रभाव खो दिया, टेलीरैंड सत्ता संभालने वाली सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री बन गया। सत्ता का नियम नंबर 9वां, कन्विंस पीपल थ्रू आर्टफुल एक्शन रादर देन आर्गुमेंटेशन। तर्क वितर्क के बजाय कलात्मक कार्रवाई के माध्यम से लोगों को समझाएं। क्या आप कभी ऐसी
गर्मा गर्म बहस में शामिल हुए हैं जो देर रात तक चली हो, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः दूसरे व्यक्ति ने अनिच्छापूर्वक आपकी बात मान ली हो? हम में से सबसे जिद्दी लोगों के लिए ऐसी घटनाओं को जीत के रूप में गिनना आसान है, लेकिन सावधान रहें, सच्चाई बिल्कुल अलग है। वास्तव में बहस के माध्यम से दूसरों को समझाने का काम करना समय की पूरी बर्बादी है और खतरनाक भी हो सकता है, खासकर यदि वे शक्तिशाली हो तो। 131 ईसा पूर्व में रोमन वाणिज्य दूत म्यूसनियस ग्रीक शहर पेरगामस को जीतने के अभियान पर था। शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए उसने एक विशाल जहाज के मस्तूल की जरूरत थी, जिसे पीटने वाले मेढ़े में बदल दिया गया। हालांकि जिस इंजीनियर को यह काम सौंपा गया, वह जानता था कि छोटा मस्तूल बेहतर काम करेगा। उन्होंने सैनिकों के सामने अपनी बात रखी और जोर देकर कहा कि वे दोनों में से छोटे मास्ट को लेकर आएं। वह सही था, छोटा मस्तूल बेहतर काम करता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंजीनियर को उसके द्वारा की गई परेशानी के लिए निर्वस्त्र कर दिया गया और पीट पीट कर मार डाला गया। दूसरे शब्दों में, सही होना और लोगों को ऐसा बताना पर्याप्त नहीं है। चालाकी भरे काम से लोगों को समझाना एक बेहतर तरीका है। अक्सर थोड़े से विचार के साथ आप यह सुनिश्चित करने का एक तरीका खोज सकते हैं कि आपका विचार प्रबल हो, साथ ही अपने प्रतिद्वंदी को यह विश्वास दिलाएं कि आप उनसे सहमत हैं। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश वास्तुकार सर क्रिस्टोफर ब्रेन को एक बार वेस्टमिनिस्टर के लिए एक टाउन हॉल डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उसे उसके अपने उपकरणों का नहीं छोड़ा गया। वेस्टमिनिस्टर के मेयर को डर था कि इमारत गिर सकती है और पहली मंजिल पर उनका कार्यालय नष्ट हो सकता है। उन्होंने 2 अतिरिक्त सहायक पिलर जोड़ने की मांग की। ब्रेन को पता था कि मेयर का डर निराधार है, लेकिन ऐसा कहने की बजाय उन्होंने बस 2 कॉलम बनाए। कई वर्षों के बाद एक उच्च मचान पर काम करने वाले बिल्डरों ने पाया कि स्तंभ छत से मिलने से ठीक पहले समाप्त हो गए थे, मतलब उसको जोड़ा ही नहीं था। हकीकत में वे इमारत को खड़ा कर रखने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे थे, बल्कि चालाक ब्रेन ने यह सुनिश्चित करते हुए उसकी बात साबित हो गई एक बेकार चर्चा से परहेज किया था। आखिरकार खंबे हटा दिए गए। सत्ता का नियम नंबर 10वां, किसी अन्य व्यक्ति की मदद मांगते समय उनके स्वार्थ पर भरोसा करें, न कि उनकी सद्भावना पर। शक्ति ग्रहण करना कोई आसान काम नहीं है, और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों से मदद मांगनी होगी। लेकिन आप कैसे पूछते हैं यह महत्वपूर्ण है। आखिरकार आप लोगों से केवल उनके हृदय की भलाई के कारण आपकी सहायता करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वह एक गलती होगी। 1400 के दशक में लूका शहर में एक इटली का राजकुमार था। वह राजकुमार एक शक्तिशाली परिवार पोगियस के समर्थन के कारण प्रसिद्ध था। हालांकि सत्ता में आने के बाद वह परिवार के बारे में सब कुछ भूल गया, केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए काम करने लगा। इससे नाराज होकर पोगियस और अन्य परिवारों के साथ मिलकर राजकुमार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचनी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा करने से पहले पोगी परिवार के एक सदस्य स्टीफानो ने तर्क दिया कि इसके बजाय राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टीफानो राजकुमार के पास गया, उसने आने वाले विद्रोह का वर्णन किया और उससे इस बात पर विचार करने के लिए कहा कि पोगियस के लिए उसने और उसके परिवार ने क्या क्या किया है। यह सुनकर राजकुमार पोगियस को अपने महल में आमंत्रित किया, जहां अपने तरीके बदलने और परिवार का उचित पुरस्कार देने के बजाय उन्होंने स्टीफानो सहित उन्हें कैद कर लिया और मार डाला। सीधे शब्दों में कहें तो लोगों से सही काम करने के लिए कहना अक्सर काम नहीं आता। इसके बजाय उनके स्वार्थ की अपील करें, लेकिन यह मुश्किल हो सकता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ से आगे बढ़कर दूसरे लोगों के स्वार्थ पर विचार करने में असमर्थ होते हैं। 16वीं शताब्दी में जापान में पुर्तगाली दूतों ने जापानियों के साथ संबंध स्थापित करने और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए अथक परिश्रम किया। योजना विफल रही।
इसलिए नहीं कि पुर्तगाली जापानियों के स्वार्थ के लिए अपील करने के इच्छुक नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पुर्तगाली जापानियों के वास्तविक हितों की पहचान करने के लिए अपने स्वयं के धार्मिक एजेंडे पर बहुत अधिक केंद्रित थे। इसके विपरीत जब एक सदी बाद डच जापान पहुंचे तो वे इन हितों को पहचानने में काफी चतुर थे। उन्होंने पाया कि जापानी ऐसे व्यापार समझौते चाहते थे जो उन्हें यूरोपीय बाजार तक पहुंच प्रदान करे जिसे डच प्रदान कर सकते थे। परिणाम स्वरूप जापानी सम्राट तोकुगावा यासु ने पुर्तगालियों को छोड़ दिया और इसके बजाय डचों के साथ संबंध विकसित किए। सत्ता का नियम नंबर 11। अत्यधिक उपलब्ध होने से लोग विमुख हो जाते हैं। पीछे हटना वांछनीयता की कुंजी है। मतलब कि आपको हर समय अवेलेबल नहीं रहना है। व्यवहारिक रूप से हर व्यक्ति जिसने डेटिंग की कोशिश की है किसी न किसी हद तक मानव स्वभाव से निराश हुआ होगा। आखिरकार जब प्यार की बात आती है तो एक बुनियादी सूत्र है, यदि आपका प्रेमी आपकी कॉल का जवाब देता है तो आप तुरंत रुचि खो देते हैं। यदि वे आपकी उपेक्षा करते हैं तो आप इच्छा से पागल हो जाते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ प्यार पर ही लागू नहीं होती, यह शक्ति का एक बुनियादी नियम है। यह सरल लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत अधिक सुलभ होने से लोगों की आप में रुचि कम हो जाएगी। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेडिया एक शहर है जो कि ईरान में है, जिसमें जिसमें ऐसे लोग रहते थे जो राजाओं और बहुत अधिक शक्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ थे। हालांकि एक शासक के बिना अराजकता लगभग अपरिहार्य थी। इस शोर शराबे में डियोसिस नाम के एक व्यक्ति ने प्रतिद्वंदी पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और उनके विवादों को सुलझाने की पेशकश की। वह उसमें कुशल था। उनके काम में उसको व्यापक प्रशंसा और प्यार मिला। हालांकि कुछ समय बाद जब उसे मध्यस्थता और समाधान करना जारी रखा तो लोगों ने उनके काम को हल्के में लेना शुरू कर दिया, और चूंकि वे अभी एक शक्तिशाली शासक के विचार के विरोधी थे, इसलिए उनका उसे और अधिक शक्ति देने का इरादा नहीं था। डियोसिस शक्ति के एक प्रमुख नियम को लागू करने में विफल रहा था। वांछनीय होने के लिए अनुपलब्धता आवश्यक है। अनअवेलेबिलिटी इज इसेंशियल टू बीइंग डिजायरेबल। आखिरकार जब आप गायब हो जाते हैं तभी लोगों को याद आता है कि आप कितने मूल्यवान हैं। डियोसिस को अंततः इसका एहसास हुआ और वह जानता था कि जिस तरह से वह योग्य है उसे मान्यता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है सेवा निवृत्त होना था, मतलब रिटायर होना। इसलिए वह ग्रामीण इलाकों में चला गया, मीडिया के उस पूर्व अराजकता में लौटने दिया। बहुत जल्द मीडिया के लोग उसके दरवाजे पे पहुंचे और उसे वापस लौटने और उन पर शासन करने की विनती करने लगे। वह एक शर्त पर सहमत हुआ। उसके लिए एक विशाल महल का निर्माण किया जाना चाहिए जो अंगरक्षकों से सुसज्जित हो। एक बार जब लोग सहमत हो गए तो उसने 53 वर्षों तक क्षेत्र पर शासन किया। सत्ता का नियम नंबर 12वां। डर के कारण खुद को अलग थलग करने के बजाय अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लें जिन पर आप निर्भर हैं। जब लोग खुद को दूसरों से घिरा हुआ पाते हैं जिनमें से कुछ स्पष्ट दुश्मन हैं तो सुरक्षा की तलाश करना स्वाभाविक है। ऐसे समय में छिपने के लिए एक किला बनाना एक ही समाधान जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन वास्तव में इस तरह से खुद को अलग करना प्रतिकूल है, क्योंकि यह आपको शक्ति और प्रभाव से दूर कर सकता है। आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी के बिना आप कोई महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। 220 ईसा पूर्व चीन का एक उदाहरण लीजिए। ची शी हुआंगती ने केवल चीन के सम्राट थे बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी थे। हालांकि अपने जीवन के अंत में वह इस बात से भयभीत हो गया कि लोग उसे नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए थे। इसलिए वह एक भव्य महल में चला गया जो गुप्त मार्गों के चक्रव्यूह में सुरक्षित था, जिससे भी वह बिना देखे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता था।
जो कोई भी सम्राट पर नजर रखेगा उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। अंतिम एहतियात के तौर पर सम्राट केवल अकेले ही यात्रा करता था। पहचान से बचने के लिए जब वह यात्रा करता था, वह स्वयं को व्यापक रूप से प्रच्छन्न यानी डिस्गाइज करता था। ऐसी ही एक सैर के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने परिवार से अलग हो गया, अपने दोस्तों से अलग हो गया, अपने दरबारियों ने उन्हें भुला दिया। अलगाव इसका उत्तर नहीं है। इसके बजाय आपको अपने आप को उन लोगों से घेरना होगा जिन पर आपकी शक्ति निर्भर करती है। शायद लुई 14 की तुलना में ची शिंग हुआ विपरीत कोई नहीं है, जिसने अपने वर्सेल्ले महल को दरबारियों से भर दिया, जो उसके कमरे में दैनिक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बाध्य थे। अभिजात वर्ग यानी कि अरिस्टोक्रेसी राजा की बढ़ती शक्ति के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, क्योंकि उन्होंने राजा से स्वतंत्र रूप से बड़े क्षेत्रों पर शासन करने और उनका शोषण करने का अधिकार खो दिया था। अभिजात वर्ग स्वाभाविक रूप से इन परिवर्तनों से प्रसन्न नहीं थे। को उन्हीं महानुभव को अपने कक्षों में अपनी निगरानी में रखकर, जहां वह हेर फेर की शक्ति का उपयोग कर सकता था, विशेषाधिकारों की सावधानी पूर्वक बंदोबस्ती कर सकता था, लुई ने विद्रोह को रोक दिया। वास्तव में उसके दरबारियों में उसकी कृपा और ध्यान पाने की होड़ लग गई। तो देखा दोस्तों, सत्ता का खेल हमेशा खेला जाता रहा है और यह हमेशा से खेला जाता रहा है और रहेगा। आप खेल को नज़रअंदाज करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन सकते। इसलिए आपका सबसे अच्छा दांव नियमों को सीखना है और जितना हो सके उतना अच्छा खेलना है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया पर शक्ति और विजय का शासन रहा है। बेशक आधुनिक युग में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन नियंत्रण और प्रभुत्व का महत्व बना हुआ है। ऐतिहासिक सत्ता संघर्षों की विफलताओं और जीतों से सीखकर आप भी एक ताकत बन सकते हैं, सत्ता के खेल में एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं। तो ये थी बुक 48 लॉज ऑफ पावर की समरी। आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दबाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।